हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। हम लेकर आ गए हैं साइंस का 8वां लेक्चर, जिसमें हम कराएंगे आपको 5 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक घर में 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। एक माह में 30 दिन में कितनी विद्युत यूनिट खर्च होगी? कितनी विद्युत खर्च होगी किसमें निकालनी है? यूनिट में निकालनी है। समय हमें एक माह दिया है, वो लेने को कितना दिया है? 30 दिन दिया है। और प्रतिदिन कितने घंटे जल रहा है? 4 घंटे जल रहा है। कितनी पावर का बल्ब है हमारा? 60 वाट का बल्ब है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है? यूनिट निकालनी है। तो मैंने यूनिट का आपको फॉर्मूला बताया था अपनी पिछले से पिछली वीडियो में। तो यूनिट होता क्या है? एक यूनिट होता है हमारा 1 किलोवाट घंटा। ये किसके बराबर होता है? या ऐसे बोल सकते हैं, एक यूनिट किसके बराबर होती है हमारी? 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। तो जब भी हमें यूनिट कैलकुलेशन करना हो तो अब हम ध्यान देते हैं इस चीज का कि पावर जो होती है उसे हम किलोवाट में निकालते हैं और समय को हम घंटे में निकाल लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो जाती है वो यूनिट प्राप्त हो जाती है। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूनिट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम वाट, अगर हमें वाट में दे रखा हो कुछ तो, इनटू समय। और समय किस में निकालेंगे? घंटों में। किस में? घंटों में निकालेंगे। और अगर दिन भी दे रखे हैं तो इसमें दिन का भी मल्टीप्लाई कर दोगे, दिन। और ये हमने किस में ऊपर लिखा है? वाट में लिखा है, तो इसको किलोवाट में करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट कैलकुलेशन का डायरेक्ट। और ये वाट की जगह हम यहाँ पी भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? पी लिख सकते थे। पी क्या होती है? शक्ति होती है। तो हमने हिंदी में ही लिख लेते हैं पूरा फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा शक्ति इंटू समय। समय किस में? घंटों में। अगर दिन भी दे रखे हैं तो दिन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अपॉन 1000 इसलिए किया है क्योंकि ये शक्ति किस में ली है हमने? वाट में ली है। शक्ति किस में ली है? वाट में। इसलिए हमने क्या किया? नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया। अब शक्ति हमें सवाल के अंदर कितनी दे रखी है? P दे रखा है हमें 60 वाट। समय T कितना दे रखा है? T दे रखा है हमें 4 आवर। और ये प्रत्येक दिन जल रहा है। और कितने दिनों तक जल रहा है? 30 दिनों तक जल रहा है। तो डे कितने हो गए हमारे? 30। कितने दिन हो गए? 30 डे हो गए। हमें यूनिट काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है यूनिट कितनी होगी। तो पावर कितनी है हमारी? 60। तो ये 60 हो गया। इनटू समय कितना है हमारे पास? 4 गुणा दिन कितने हैं? 30। और डिवाइड कितने से करना है हमें? 1000 से डिवाइड करना है। तो एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म हो जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो खत्म हो जाएगी। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 4 3 12 और 12 6 72। कितना हो गया ये हो गया ऊपर तुम्हारा 72 और नीचे कितना है? 10। जब 72 में 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट कितनी मिल जाएगी आपको? यूनिट मिल जाएगी 7.2। इसी को क्या बोल सकते हो? 7.2 किलोवाट घंटा। ये क्या हो गया? 7.2 किलोवाट घंटा, या क्या हो गया? यूनिट हो गई। तो हमारे पास यूनिट कैलकुलेशन में यूनिट कितनी प्राप्त हो गई? 7.2 यूनिट प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? हमारा ये जो आंसर आ गया ये आ गया 7.2। यूनिट कितनी हो गई हमारे पास? 7.2। तो चलिए चलते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस पर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो इसके 4 बहुविकल्प दे रखे हैं। एक विकल्प है तुम्हारा मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर और चौथा है इनमें से सभी। तो पहले हम ये जानते हैं वक्रता त्रिज्या होती क्या है। तो वक्रता त्रिज्या हमारी दर्पण की भी होती है और लेंस की भी होती है। तो गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये होती क्या है? ये होती है हमारी जिस खोखले गोले का दर्पण या लेंस बना होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम किसी खोखले की गोले की त्रिज्या को किस में मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। यानी वो होती क्या है? दूरी होती है। तो यहां पर हमारे पास वक्रता त्रिज्या भी क्या है? एक दूरी है। और दूरी का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और हमारा क्या होता है? मिलीमीटर भी होता है।
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ये सभी। क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। तो ये किसमें होता है, ये एक पद्धति होती है, ये एसआई पद्धति में मात्रक होता है दूरी का, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, और ये मिलीमीटर एक छोटा मात्रक होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.5 डी यानी कि डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और हमें लेंस की क्षमता दे रखी है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, पहले हमें वो याद होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो हमारे पास जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है, पी से हम प्रदर्शित करते हैं लेंस की क्षमता को, ये होती है हमारी 1/f। ये 1/f कब होती है, जब हमारे पास अगर फोकस दूरी मीटर में ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, इसे करते हैं 1/f। क्या करते हैं, 1/f। और यदि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी हो या सेंटीमीटर में दी हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं इधर 100 cm/f करते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और लेंस की जो फोकस दूरियां होती हैं वो मीटर में ना देकर सेंटीमीटर में ही प्रयोग होती हैं अधिकतर। तो इसलिए हम इसका फॉर्मूले को ये वाला कम से कम यूज करते हैं। ज्यादा यूज कौन सा करते हैं, 100/f का यूज करते हैं। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f = 100/p। और ये वैल्यू किस में आने वाली है, सेंटीमीटर में आने वाली है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो p की जगह क्या रखोगे, -2.5 रख दोगे। तो क्या हो जाएगा ये 100/-2.5। ये पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 × 10, और ये हो जाएगा नीचे 25। और ये किसका आ रहा है, पूरी वैल्यू आ रही है माइनस की। अब इस 25 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। और ये 4 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर। और माइनस तुम्हारी फोकस दूरी किस लेंस की होती है, माइनस फोकस दूरी होती है तुम्हारी अवतल लेंस की। किस लेंस की होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, माइनस की होती है। तो इस लेंस का हमें प्रकार भी पता चल गया, कैसा लेंस है ये, अवतल लेंस है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो अवतल लेंस की प्रकृति होती है तुम्हारी अपसारी। कैसी प्रकृति होती है इसकी, अपसारी प्रकृति का ये लेंस होता है। कैसी प्रकृति का, अपसारी। जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है वह लेंस होता है तुम्हारा अपसारी प्रकृति का। तो चलिए चलते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो चौथा क्वेश्चन है, जिसमें एक फिगर दिया हुआ है और उसका सवाल हम पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सवाल इस प्रकार है, दिए गए चित्र में बिंदु A एवं B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, यानी इस A बिंदु और B बिंदु के मध्य कितना प्रतिरोध है, तुल्यांकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इंग्लिश में, वो ज्ञात करना है। और ये जो इसके बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके मध्य धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो ये शायद सवाल गलत लिख गया है थोड़ा सा, 5 ओम के मध्य कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहां लिख सकते थे हम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो कितनी धारा है वो बता सकते हैं हम यहां से। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है हमें A और B के मध्य R इक्विवेलेंट। क्या याद करना है, A और B के मध्य R इक्विवेलेंट। जब भी हमें R इक्विवेलेंट या तुल्यांक प्रतिरोध वाला सवाल आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है हमें कि धारा कहां कहां समान जा रही है और कहां कहां धारा बट रही है, या दूसरी बात बोले कहां कहां वोल्टेज समान है और कहां कहां वोल्टेज भिन्न भिन्न है। तो हमें एक चीज पता होती है कि सीरीज में जब श्रेणी क्रम में चीजें होती हैं तो उसमें धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। तो जब हम यहां से चल रहे हैं, जैसे I चला, 10 एम्पियर की धारा चली, इसको 2 रास्ते मिले। एक रास्ता मान लो ऊपर की तरफ मिला और हमने बोल दिया इसको I1, इधर चले और ये पहुंच गया I2, दूसरी धारा क्या हो गई I2। I1 आगे तक गई और C बिंदु पर पहुंची, और C बिंदु पर पहुंचने पर भी इसको एक ही रास्ता मिला, तो इधर से भी क्या चल रही है, ये I1 चल रही है।
तो इससे क्या पता चला कि 2 ओम और 3 ओम में I1 ही धारा है, और I1 ही धारा होने की वजह से 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में आ गए। इसके साथ हम आगे तक चले और यहां तक क्या आएगा, यहां B बिंदु तक क्या आया, B बिंदु से पहले तक I1 ही आई, और इधर तो एक ही प्रतिरोध था जिसमें क्या चल रही थी, I2 चल रही थी, तो यहां भी क्या आया, I2 ही आया। क्या आया, I2। तो यहां से हमें एक चीज और पता चली है कि I1 प्लस I2 का मान कितने के बराबर है, 10 एम्पियर के बराबर है। ये हम किससे ज्ञात करते हैं, किरचॉफ के धारा नियम से ज्ञात करते हैं। और ये हम ज्ञात करते हैं, यहां से भी पता कर सकते थे कि इस संधि पर क्या हो रहा है, 10 एम्पियर की धारा जा रही है और 2 भागों में बट रही है, तो यही क्या है, जितनी आ रही है उतनी ही वापस निकल रही होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो इस प्रकार I1 प्लस I2 किसके बराबर हो गए, ये 10 एम्पियर के बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमें तो R इक्विवेलेंट निकालना है पहले, तो R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 ओम और 3 ओम किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। तो यहां हम एक लाइन लिखेंगे, 2 ओम एवं 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R डैश हमने क्या मान लिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट R, इसका 2 ओम और 3 ओम का हमने R इक्विवेलेंट मान लिया R डैश। तो R डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, इसको चित्र को मैं सॉर्ट करूं, तो मैं दूसरे मार्कर से बना के दिखाता हूं। ये वाली चीज को अगर मैं भूल जाऊं पूरा, तो इसका मान कितना आ रहा है, जो हमें चित्र में दिखाया है ब्लू मार्कर से, ये क्या आ रहा है, हमारे पास इसका मान आ रहा है 5 ओम। तो इसको हम ऐसे बनाया जा सकता था फिगर को, तो ये वाला क्या है, ये इन दोनों का मेल होके क्या बन रहा है, 5 ओम बन रहा है। क्या बन रहा है, 5 ओम। तो अब ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 5 ओम और ऊपर वाला 5 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। क्यों, क्योंकि इनके एक सिरे से दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है और इनके एंड सिरे खाली नहीं है। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, इनके एंड सिरे नहीं जुड़े हुए थे, इनके एक ही सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो किसमें थे, श्रेणी क्रम में थे। तो इस वजह से हमें क्या पता चल गया, ये 5 ओम और ये 5 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। तो यहां एक लाइन फिर से लिखोगे, 5 ओम एवं 5 ओम समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है। इसलिए अब क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकाल दोगे, क्योंकि हमें A और B के मध्य ही ज्ञात करना था और A और B के मध्य ही हम ज्ञात कर रहे हैं। जब भी हमें किसी चीज के मध्य ज्ञात करना होता है तो जो पहला पॉइंट होता है वहां से शुरुआत करते हैं और अंतिम पॉइंट तक चलते हैं। तो हमारे पास A से ज्ञात करना शुरू किया था और हम B तक पहुंच गए, तो हम A से B तक पहुंच गए, तो इसको या तो RAB लिख लो या इसी को क्या लिख लो, R इक्विवेलेंट लिख लो। ये किसके बराबर होगा, ये समांतर में है दोनों, तो समांतर में क्या होता है फॉर्मूला हमारा, इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है फॉर्मूला हमारा। लेकिन हमारे पास R1 नहीं लिखेंगे, हमारे पास एक इक्विवेलेंट कितना आया था, R डैश आया था, तो एक की जगह लिख लो R डैश और दूसरे की जगह क्या लिख लोगे, 5, ऐसे ही लिख लेना डायरेक्ट। R डैश की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे इधर सॉल्यूशन करते हैं आगे, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। इसका क्या लोगे सॉरी इसका लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1 + 1, ऊपर हो जाएगा 2/5। ये किसका मान आया 2/5, 1/R इक्विवेलेंट का। हमें वैल्यू चाहिए केवल R इक्विवेलेंट की, तो ये कितनी हो जाएगी 5/2। अब जब हम 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम हो जाएगा, 2.5 टाइम जाएगा। तो इस सवाल का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया, 2.5 ओम। कितना आ गया, 2.5 ओम। लेकिन इसका दूसरा सवाल है कि 5 ओम के मध्य, 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारे पास एक नियम होता है कि जब समांतर क्रम में लगे होते हैं तो उनके विभव कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें इसका विभव और इसका विभव समान होगा। समान विभव होने पर इसको हम मिटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 ओम के मध्य धारा ज्ञात करनी है, और ये 5 ओम और ये 5 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। लेकिन हमें नीचे जो 5 ओम दे रखा है इसमें क्या करना है, हमें
धारा प्राप्त करनी है या धारा ज्ञात करनी है, या बोल सकते हैं हमें I2 का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को आगे, हमें पता है B दोनों में समान है। B कैसी है? B समान है। कैसी है इन दोनों के बीच? I1 और I2 जहां बढ़ रहे हैं वहां B कैसी है? समान है। तो इसलिए हमारे पास ओम का नियम क्या कहता है? V = IR होता है। क्या हो जाता है? V = IR होता है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं I = V/R, I = V/R, और V हमारा समान हो जाने की वजह से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता था I प्रोपोर्शनल 1/R। क्या लिख सकता था? I प्रोपोर्शनल 1/R। तो हमारे पास ये I का मान अगर मैं इसको फॉर्मूले में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा? I1/I2 किसके बराबर हो जाएगा? R2/R1 के। किसके हो गया? R2/R1 के। ये कैसे निकाला है? ये फॉर्मूला तभी आ सकता है जब B समान होगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं आएगा। अब क्या करोगे? ये जो R2 आया है ये कौन सा R2 है? ये R2 है जिसमें हमारे पास ये I1 धारा जा रही थी। कौन सी? सॉरी, जिसमें ये हमारे पास कौन सा है? I2, जिसमें से I2 धारा जा रही है, उस वाले का जो प्रतिरोध आ रहा है वो R2 है। तो ये क्या हो गया? 5 ओम हो गया। और ये I1/I2 ऐसे ही रहने देते हैं, I1/I2। तो R2 कौन सा वाला है? जिसमें I2 धारा जा रही है। किसमें जा रही है? 5 ओम में जा रही है। तो R2 की जगह क्या लिख लोगे? 5। R1 कौन सा है? R1 जिसमें I1 धारा जा रही है। तो I1 धारा पहले तो इसमें जा रही थी और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकला था? क्योंकि ये भी क्या थी? I1 ही थी, क्योंकि ऊपर वाले चित्र को तो हम मिटा चुके थे या शॉर्ट कर चुके थे, छोटा कर चुके थे। तो I1 जिसमें धारा जा रही थी उसमें भी प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। तो ये क्या हो जाएगा? 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी I1/I2 कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा I1 = I2। क्या हो गया? I1 = I2। जबकि I1 + I2 कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो I1 + I2 10 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए I2 और I1 का मान क्या हो जाएगा? ये मान हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो 5 ओम के इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान कितना है? 5 एम्पियर। तो इस प्रकार इस सवाल का हमारा दूसरा पोर्शन जो था वो भी कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। यह एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक वस्तु अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखी है। इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने से पहले हमें जब भी दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और लेंस के सवाल में लेंस का याद होना चाहिए। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला दर्पण में क्या होता है? 1/f = 1/b + 1/u। ये हमारा होता है दर्पण के लिए, और लेंस के लिए यहाँ जो प्लस आया है यहाँ क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। बस हमारे पास क्या क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, हमें f ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जब भी हमारे पास लेंस का सवाल हो चाहे दर्पण का सवाल हो, हम वस्तु की दूरी को हमेशा कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ u कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, और दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसका सिंबल होता है नेगेटिव। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। लेंस में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? u और b की वैल्यू पुट करते हैं और f का मान ज्ञात करते हैं। तो 1/f = -1/20। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिलके माइनस हो जाएंगे। तो -1/50। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा? -5 और इधर आ जाएगा -2। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? -7/100। ये किसका मान आया? -7/100। ये आया आपका मान 1/f का। तो यहां से f का मान कितना आ जाएगा? f का मान आ जाएगा आपका -100/7। कितना आ जाएगा? -100/7। यहां से अब 100 में भाग दोगे तो कितने टाइम जाएगा? ये 7 से 10 में भाग दिया 1 टाइम। कितना बचा? 3 और 0 कितना हो गया? 30। 4 बार फिर जाएगा। कितने बचे? 2 बचे। पॉइंट लगाया हमने और कितना हो गया?
20 हो गया, फिर से भाग दिया, कितना बचा 6 बचा, और यहां पर हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा -14.28 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन भाग दे के खुद से देख सकते हैं आप लोग। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -14.28 सेंटीमीटर। और हम आपको बताते हैं पहले भी कि जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और देखो सवाल सॉल्व करने के बाद भी कैसी आई है, नेगेटिव ही आई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस सवाल का हमारा पहला पार्ट हो गया है दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा पार्ट क्या है, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्या होता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कितनी है, ये कौन बताता है, हमारा आवर्धन बताता है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। जब हमें ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है आई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। लेकिन जब हमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई ना दे रखी हो तो इनकी दूरियों के साथ भी एक संबंध होता है m का, तो वो होता है -v अपॉन यू। क्या होता है, -v अपॉन यू। लेंस के लिए ये फॉर्मूला बदल जाता है। लेंस में क्या होता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, तो उसमें भी होता है, लेकिन जब v अपॉन यू की बात आती है तो वहां माइनस का ना होके लेंस में कैसा हो जाता है, प्लस का v अपॉन यू हो जाता है। तो हमारे पास v की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, दोनों माइनस की होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये तो प्लस की हो जाएंगी दोनों माइनस की होने की वजह से, लेकिन एक माइनस पहले से दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और v कितना दे रखा था हमें 20, और ये कितना हो गया अपॉन 50। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2/5। कितनी आ गई 2/5। जब माइनस का आया है ये 2/5। अब इस 2 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, -0.4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, -0.4 टाइम। तो यहां से हमें पता चल गया m कितना है, -0.4 टाइम है। तो जब भी हमारी वैल्यू m की 1 से कम आती है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव छोटा बनता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love